प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं वो BA 6 सेमेस्टर का जेनरिक हिस्ट्री का पेपर है, जिसका टाइटल है वुमन इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके आवरण चित्र पर जिस महिला का चित्र यहाँ पर चस्पा है वो मार्गरेट कुजिन्स हैं, जो स्त्री धर्म की संपादक रही और जिन्होंने प्रथम अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 में किया था। मार्गरेट कुजिन्स का जब हम भारतीय महिलाओं के बारे में, भारतीय महिला आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने सभी महिलाओं को एक मंच पर लाने का काम किया और उस दौर की जो महिलाओं की कठिनाइयाँ थी उनको उन्होंने प्रमुखता से अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उठाने की कोशिश की। In 1913, she and her husband moved to Liverpool, where James Coggins worked in a vegetarian food factory. इनके जो पति थे, जिनका नाम जेम्स कुजिन्स था, वो बहुत अच्छे साहित्यकार एवं कवि माने जाते थे और ये माना जाता है कि 1915 में ये भारत आई और जेम्स कुजिन्स जो इनके पति थे वो न्यू इंडिया नाम के समाचार पत्र में काम करते थे, जो कि एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया एक समाचार पत्र था। And when after Besant was forced to dismiss him for an article praising the Easter uprising, and she appointed him vice principal of the new Madden Pal College, where Margaret taught English, और Margaret वहाँ पर English पढ़ा करती थी। In 1916, she became the first non-Indian member of the Indian Women's University at Pune, and in 1917, Coggins co-founded the Women's Indian Association with Annie Besant and Dorothy Jinardesha, and she edited the WIS journal Stri Dharm. In 1909 to 20, Coggins was the first head of the National Girls' School at Mangalore. And in 1927, she established the All India Women Conference. ये उनके बारे में कुछ उपलब्धियां थी। तो मार्गरेट कुजिन्स स्त्री धर्म की भी संपादक रही, जिसमें भारतीय महिलाओं से संबंधित जो उनकी समस्याएं थी उनको रेखांकित करने का काम मार्गरेट कुजिन्स ने लंबे समय तक किया और यही कारण है कि उनको इस PPT में हमने तरजीह दी है। तो ये मार्गरेट कुजिन्स का चित्र है। अब हम आते हैं इस प्रश्न पत्र में, जो कि BA 6 सेमेस्टर का जेनरिक का प्रश्न पत्र है। और जो पहला प्रश्न है वो ये है कि स्त्रियों को शिक्षित करने के महत्व पर सबसे पहली सार्वजनिक बहस किसके द्वारा छेड़ी गई। और ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। अगर सिलसिलेवार देखा जाए तो इनमें से सभी लोगों ने कहीं ना कहीं महिलाओं की समस्याओं को एड्रेस किया, लेकिन सबसे पहले जिस व्यक्ति ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर एक सार्वजनिक बहस की उसमें राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था और उस आत्मीय सभा के बैनर तले ही उन्होंने सबसे पहले स्त्रियों को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। दूसरा प्रश्न है सती उन्मूलन एक्ट कब पारित हुआ। तो सती उन्मूलन एक्ट ये 1829 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन है 1829, 30, 31, 41 और जबकि सही आंसर इसका विकल्प है 1829। जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज की कमजोरियों को रेखांकित करना शुरू किया और भारतीय उपनिवेशवाद के पीछे उनकी ये राय थी कि चूँकि भारत जो पूरा देश है उसके अंदर बहुत सारी दकियानुसी चीज़ें अभी भी चली आ रही हैं और उनका मानना था हम लोगों का मकसद आपको सभ्य बनाना है। और ये बार बार वो अपने उपनिवेशवाद को जस्टिफाई किया करते थे कि भारतीय समाज एक असभ्य समाज है, उसको सभ्य बनाने का जिम्मा अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में ले लिया है। और आप देखें तो उस दौर में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की बहुत सारी विसंगतियाँ भारतीय समाज में व्याप्त थी। 1829 ईस्वी में सती उन्मूलन एक्ट इसको ये पारित हुआ और उसके बाद सती प्रथा पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिशें नाकाफ़ी थी। अभी हाल ही में 1987 ईस्वी में राजस्थान के गांव में सती होने के प्रमाण मिले हैं, जहां पर एक महिला सती हुई थी। तो आप ये देखते हैं कि भारत की आज़ादी के बहुत सालों बाद भी ये सती प्रथा बदस्तूर जारी रही और ख़ास तौर पे राजस्थान में राजपूताना में कई इलाकों में ये लंबे समय तक जारी रही।
तीसरा प्रश्न है, शारदा सदन की स्थापना किस महिला ने की? और आपके पास ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, पंडित रमाबाई, मार्गरेट कुजिन्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो पंडित रमाबाई है। और पंडित रमाबाई का जीवन अगर आप देखें तो बहुत संघर्षों से भरा पड़ा था, और ये माना जाता है कि बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म में वो दीक्षित हुई और मिशनरियों की तरह उन्होंने काम किया। 1858 में ये पैदा हुई थी, 1922 में इनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि पंडित रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल को पश्चिमी महाराष्ट्र के गंगाबल के जंगल में हुआ था। और बड़ा दिलचस्प ये कथानक है, उनके पिता श्री अनंत शास्त्री एक विद्वान ब्राह्मण थे तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने एक 9 वर्षीय लड़की से विवाह किया और उसे पढ़ाने का निश्चय किया। गांव के ब्राह्मणों ने उनके इस निर्णय का विरोध करते हुए उन्हें बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया। अतः उन्होंने गांव छोड़ने तथा जंगल में घर बनाने का निर्णय लिया, और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को जंगल के एकाकीपन से घृणा थी, लेकिन मजबूरन उन्हें जंगल में रहना स्वीकार करना पड़ा। इसके तुरंत बाद रमाबाई पैदा हुई। रमाबाई अभी अबोध बालिका ही थी कि उनके परिवार ने यायावरों की भांति जंगल जंगल, गांव गांव, शहर शहर भटकना शुरू किया। जहां भी संभव हो सका अनंत शास्त्री ने मादा शिक्षा की आवश्यकता पर भाषण दिया। 1877 के काल में अनंत शास्त्री और लक्ष्मीबाई दोनों की मृत्यु होगी, और यहीं से रमाबाई के संघर्ष की दास्तान शुरू हो जाती है। रमाबाई ने अपने प्यारे छोटे भाई के साथ अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाने तथा पिता सदृश जीवन जीने का निर्णय लिया। और कहा जाता है कि एक उपदेशक के रूप में रमाबाई की ख्याति कलकत्ता के पंडितों तक पहुंची, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने रमाबाई को आमंत्रित किया, उसका प्रवचन अपने कानों से सुना, उन्हें देखने का निर्णय लिया। कहते हैं कि रमाबाई ने उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्णय लिया। कलकत्ता के पंडितों को उनके विचारों की स्पष्टता एवं वाक्पटुता ने आश्चर्यचकित कर दिया। उनका भाषण सुनकर वे इतने भावविवल हो उठे कि उन्होंने रमाबाई के सामने उन्हें सरस्वती की उपाधि दे डाली। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात रमाबाई ने कलकत्ता के विपिन बिहारी मेधवी नामक वकील से विवाह किया, और इसके कुछ ही समय पश्चात उनके परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मानव रखा। चूँकि मेधवी शूद्र थे, वो दलित जाति से आते थे, अतः उनका विवाह अंतर जातीय के साथ साथ अंतर धार्मिक भी था। पति पत्नी ने बाल विधवाओं के लिए एक स्कूल खोलने की योजना बनाई, परंतु इसी दौरान मेधवी की 1882 में मृत्यु हो गई, और पति की मृत्यु के पश्चात रमाबाई कलकत्ता से जाकर पूना में बस गई। और ये कहा जाता है कि पूना में उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। 1882 में भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया, और रमाबाई उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा महिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि भारतीय स्त्रियों की मानसिकता को देखते हुए उनका इलाज महिला चिकित्सकों द्वारा ही किया जाए, अतः भारतीय स्त्रियों को मेडिकल कॉलेजों में भर्ती किया जाना चाहिए। रमाबाई की गवाही ने ऐसी हलचल पैदा की कि वो महारानी विक्टोरिया के कानों तक जा पहुंची। रमाबाई के सुझाव फलित हुए लेडी डफरिन द्वारा शुरू किए गए महिला चिकित्सा आंदोलन के रूप में 1883 में रमाबाई ने इंग्लैंड में खुद को एक शिक्षिका के रूप में प्रशिक्षित किया एवं ईसाई धर्मोपदेशक चर्च में शामिल होने का फैसला ले लिया। ईसाइयों के आमंत्रण पर वो अमेरिका गई, जहां 1886 में उनके द्वारा चलाए जा रहे बाल विधवा स्कूलों के संचालन के लिए धर्म संग्रह करने की गरज से एक एसोसिएशन की स्थापना की, और 10 अप्रैल 1890 में बम्बई में उन्होंने एक गृह सह विद्यालय शुरू किया, और उसका नाम रखा था शारदा सदन। महाराष्ट्र में ये पहला विधवा गृह था, और एक अन्य गृह कलकत्ता में कोई सैन महाशय चलाया करते थे। तो शारदा सहन का संबंध सीधे सीधे विधवाओं के आवास से स्थित था, जहां विधवाओं को रखा जाता था, जहां विधवाओं को तमाम तरीके के आत्मनिर्भर होने के प्रशिक्षण दिए जाते थे। तो ये पंडित रमाबाई का एक छोटा सा परिचय था, और यहाँ से आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका उस समय रहा था। चौथा प्रश्न है कि कांग्रेस अधिवेशन में बोलने वाली प्रथम महिला प्रतिनिधि कौन थी? विकल्प है कादम्बनी बाई गांगुली, मार्गरेट कुजिन, सरोजनी नायडू, उक्त में से कोई नहीं थी। इसमें कोई दो राय नहीं। कादम्बनी बाई गांगुली ने सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में अपनी बात रखी थी। पांचवा प्रश्न है कि वैश्याओं के सुधार की पहली कोशिश किस व्यक्ति ने की?
और ऑप्शन है राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, माइकल मधुसूदन दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका विकल्प 100 है माइकल मधुसूदन दत्त इसका सही आंसर है। फुलेरमाला उपन्यास की लेखिका थी, और ऑप्शन है स्वर्ण कुमार देवी, पंडित रमाबाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरला देवी घोषाल। तो इसका सही आंसर स्वर्ण कुमार देवी है, और ये माना जाता है कि स्वर्ण कुमार देवी का जन्म 1856 में, मृत्यु उनकी 1932 में हुई थी। स्वर्ण कुमार देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की चौथी पुत्री थी। उनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था। उन्हें कविता और कहानियां लिखने का बड़ा शौक था, और कहा जाता है कि 18 वर्ष की आयु में उनका पहला उपन्यास दीप निर्माण प्रकाशित हुआ। 1877 में उन्होंने भारती के संपादक मंडल की सदस्यता ग्रहण की, और 1884 में वो उनकी प्रधान संपादक बन गई। पाठ्यपुस्तकों, लघु कहानियों तथा नाटकों समेत उन्होंने बंगाली भाषा में अनगिनत किताबें लिखी। उनके 2 उपन्यास बड़े चर्चित उपन्यास हैं। पहला है चिन्नमुकुल और दूसरा है फुलेरमाला। चिन्नमुकुल का प्रकाशन 1910 में हुआ, और फुलेरमाला का प्रकाशन 1913 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। सन 1882 में उन्होंने लेडीज थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जो सदस्यों की कमी के कारण 1886 में बंद हो गई। 1886 में उन्होंने साखी समिति शुरू की, ताकि संभ्रांत परिवारों की स्त्रियों को एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर मिले और वे समाज सुधार के महान कार्य में स्वयं को समर्पित कर सकें। समिति का पहला उद्देश्य अनाथों तथा विधवाओं की सहायता करना है, और 2 प्रकार से किया जाएगा। उनका ये कहना था, ऐसे मामलों में जहां किसी अनाथ या विधवा का कोई निकट संबंधी न हो, या कि निकट संबंधी उन लोगों की देखभाल करने में समर्थ न हो, साखी समिति उसकी पूरी जिम्मेवारी लेगी। समिति उन्हें पढ़ाएगी और उनके जरिए स्त्री शिक्षा का प्रसार करेगी। तो ये 2 उपन्यास उनके लिखे हुए थे, चिन्नमुकुल और फुलेरमाला। तो जो प्रश्न आपका है, फुलेरमाला उपन्यास की लेखिका कौन है? स्वर्ण कुमार देवी। और कहीं ना कहीं इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने विधवाओं की स्थिति को, उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को, उनकी तकलीफ़ों को रेखांकित करने का काम किया। ये माना जाता है कि 1927 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा जगत तारिणी स्वर्ण पदक से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। 1929 में वो बंग साहित्य सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। और ये स्वर्ण कुमार देवी के बारे में एक दिलचस्प जो कहानी थी वो मैंने आपके बीच में रखी। अगला प्रश्न जो है वो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? और विकल्प हैं आपके पास सरला देवी घोषाल, पंडित रमाबाई, भगनी नवोदिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सरला देवी घोषाल है, जिन्हें बाद में चौधरानी के नाम से जाना गया। और 1872 में ये पैदा हुई थी, 1946 में इनकी मृत्यु हुई। तो माना जाता है सरला देवी घोषाल स्वर्ण कुमार देवी की पुत्री थी, और इनकी शिक्षा बैठने स्कूल और कॉलेज में हुई, और बीए इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया, और मैसूर के महारानी बालिका विद्यालय में 1 वर्ष तक ये सहायक अधीक्षिका के रूप में इन्होंने कार्य किया। तत्पश्चात कलकत्ता लौट आईं, और वापस आने के बाद 1895 में वो भारती नामक मासिक पत्रिका की संपादक बनी। भारती के जरिए उन्होंने भौतिक संस्कृति अभियान का आयोजन किया, जिसमें युवा पुरुषों से अंतरंग दल की स्थापना का आग्रह किया गया, ताकि वे अपनी तथा अपनी स्त्रियों की अंग्रेज सैनिकों द्वारा गलियों और पुलिस थानों में बेइज्जती करने से रक्षा कर सकें। उन्होंने अपने मित्रों तथा अनुयायियों पर भारत के मानचित्र पर हाथ रखकर सौगंध दिखाने और देश की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन बलिदान करने का संकल्प लेने का दबाव दिया। सरला देवी बंगाल में पुनरुत्थानवादी आंदोलन में गहराई से जुड़ी हुई थी, और उनका स्पष्ट मत था कि वे मैकाले द्वारा प्रचारित इस ऐतिहासिक मिथक को तोड़कर रहेंगी कि बंगाली एक डरपोक कौम है। वे रूसियों के साथ युद्ध में जापानियों की सफलता से भी प्रभावित थी। कहते हैं कि सन 1904 में सरला देवी ने वीराष्टमी के अवसर पर एक रैली आयोजित की, जिसमें अनेक प्रतियोगिताएं हुई, और सभी सफल प्रतियोगियों चैंपियनों का एक अभिनंदन समारोह हुआ, जिसमें पूर्व नायकों के सम्मान स्वरूप तलवार की पूजा की गई। और इसी वर्ष उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस में वंदे मातरम गाकर इतिहास रचा।
सन 1905 में सल्ला देवी की मेमन सिंह सुहद समिति ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय आह्वान के रूप में प्रयोग करने का पहला प्रयास किया। 1905 में ही उनका विवाह हुआ तथा वे लाहौर चली गईं। 1910 में उन्होंने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की और इस मंडल का जो मुख्य उद्देश्य था स्त्री शिक्षा का प्रसार करना, परंतु पर्दा प्रथा और बाल विवाह उनके मार्ग की प्रमुख बाधाएं थी। अतः प्रत्येक प्रांत में शाखाएं खोलने का प्रस्ताव पास किया गया ताकि धन एकत्रित करके शिक्षक नियुक्त किए जा सकें और शिक्षकों को उन लोगों के घरों में भेजा जा सके जो अपनी पत्नियों एवं पुत्रियों को पढ़ाना चाहते थे। इस तरह स्त्री शिक्षा पर आधारित ये स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सल्ला देवी घोषाल द्वारा की गई, जो कि उस समय का एक बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन इन्होंने छेड़ा था। भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ये काफ़ी चर्चित रहीं। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वरों की तस्करी में कौन महिला लिप्त थी? और आपके पास चार ऑप्शन है, मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा, सल्ला देवी घोषाल, शांति घोष, उक्त सभी। तो रिवॉल्वरों की तस्करी के मामले में मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा ये बिल्कुल सही आंसर है और ये माना जाता है कि वो 1861 में पैदा हुई थी और 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी। भीकाजी कामा भारत तथा विदेश में क्रांतिकारी आंदोलनों में श्यामजी कृष्ण वर्मा, एस.आर. राणा तथा अन्य लोगों के साथ जुड़ी थी। अन्य गतिविधियों के अलावा वे रिवॉल्वरों की तस्करी में भी लिप्त थी। क्रिसमस के उपहार के रूप में रिवॉल्वर को खिलौनों में छुपाकर भारत भेजती थी और सन 1907 में उन्होंने स्टुटगार्ट में संपन्न हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराकर भारत की आज़ादी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस को सहमत किया। तो ये भीकाजी कामा के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो निश्चित तौर पर इसका जो आंसर है वो पहला जो आंसर है मैडम भीकाजी कामा बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी? तो ये आपके पास विकल्प हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कादम्बनी गांगुली, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनने का जो सौभाग्य था वो श्रीमती एनी बेसेंट को मिला और एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी जिनका जन्म 1847 में हुआ, मृत्यु 1933 में हुई और उनका मानना था कि पुरुष का अधिकार एक स्वीकार्य सिद्धांत बन चुका है, परंतु दुर्भाग्यवश विश्व के विशेष दृष्टिकोण में वो केवल पुरुषों का अधिकार है। ये अधिकार लैंगिक अधिकार है, न कि मानवीय अधिकार, और जब तक ये मानवीय अधिकार नहीं बनते तब तक समाज एक औचित्यपूर्ण नींव पर खड़ा नहीं हो सकता। स्त्रियों के इन अधिकारों को नकारने का अर्थ है मानवता को नकारना और यह मानने से इनकार करना कि स्त्रियां मानवता का एक अंग हैं। एनी बेसेंट सन 1893 में भारत में आई। उन्होंने नेशनल रिफॉर्मर नामक पत्र में चार्ल्स ब्रैडलॉक के साथ काम किया। वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आलोचक बनी। वे थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी पादरियों की एक संस्था थी, उसकी सदस्य बनी और भारत में वे मद्रास के अडयार क्षेत्र में रही जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था। उन्होंने सनातन धर्म आंदोलन का समर्थन किया, हिंदुओं के बच्चों को संस्कृत पढ़ने एवं सादगी एवं आध्यात्मिकता अपनाने की वकालत की। अपने इस पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण के बावजूद सहिष्णुता पर आधारित स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में उनका विश्वास था। बुनियादी तौर पर उन्होंने माना कि स्वराज प्राप्ति से पूर्व भारत को स्वयं को शिक्षित करने की जरूरत है, परंतु प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही उन्होंने अपनी सरकार के लिए अभियान शुरू किया। वे सन 1914 में कांग्रेस में शामिल हुई और 1916 में वे होम रूल लीग के संस्थापकों में से एक बनी। 1917 में उन्हें अंग्रेजों ने भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और उनकी गिरफ्तारी के फलस्वरूप देश विदेश में व्यापक विरोध सभाएं हुई। अमेरिका से राष्ट्रपति विल्सन ने उनकी रिहाई के लिए अंग्रेजों से बातचीत की। भारत में सुब्रमण्यम अय्यर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइट की उपाधि उन्होंने वापस कर दी। इन दबावों के कारण अंग्रेजों ने प्रशासन में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की ताकि आत्मसंचालक संस्थानों का विकास हो सके। सितंबर में एनी बेसेंट के साथ साथ उनके दो सहयोगियों श्री बाडिया और श्री अरुंडेल को भी रिहा कर दिया गया और उसी वर्ष श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उनके प्रभाव में आकर कांग्रेस ने मत व्यक्त किया
कि स्थानीय सरकारों तथा शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाओं में चुनाव का जो मापदंड पुरुषों के लिए अपनाया जाता है वही मापदंड स्त्रियों के लिए भी अपनाया जाए। और दिसंबर 1917 में वे मार्गरेट कुजिन्स, जो कि स्त्री धर्म की संपादक थी, सरोजिनी नायडू तथा 8 अन्य भारतीय स्त्रियों के साथ श्री मैटिंग से मिलने गई और उनसे स्त्रियों को वोट देने का अधिकार देने की मांग की। तो ये एनी बेसेंट के बारे में एक विस्तार पूर्वक बात हमने रखी। और जो अगला प्रश्न है वो है इंडिया लेडीज़ मैगजीन की संपादक कौन थी। ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं काशीबाई कानिटकर, रामेश्वरी नेहरू, कमला सत्यानंदन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कमला सत्यानंदन। किसने कहा था याद रखिए जो हाथ पालना झुलाते हैं वही चरित्र निर्माण करते हैं। तो इसका जो विकल्प है वो पहला विकल्प है सरोजिनी नायडू, दूसरा विकल्प है भीकाजी कामा, तीसरा विकल्प है पंडित रमाबाई और चौथा है एनी बेसेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू जो कि 1879 में पैदा हुई थी, 1949 में जिनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम था डॉक्टर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय। वे जाने माने शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे और उनकी माँ उनके पिता की भांति विख्यात नहीं थी, लेकिन ये माना जाता है कि वे कवयित्री थीं तथा सरोजिनी के जीवन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। हैदराबाद से मैट्रिक पास करने के पश्चात सरोजिनी नायडू इंग्लैंड गई, जहां उन्होंने लंदन में किंग्स कॉलेज एवं गिरटन कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की और उनके बीमार पड़ जाने के कारण उन्हें सन 1898 में भारत वापस आना पड़ा। उनका विवाह भी उसी वर्ष हुआ। वे प्रारंभ में राष्ट्रवादी तथा महिला अधिकारों की समर्थक रहीं तथा कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं भारतीय समाज सम्मेलन के सदस्य के रूप में महिला अधिकारों के लिए संघर्षरत रहीं। 1914 में उन्होंने गांधी जी के साथ स्वेच्छा से कार्य करने की इच्छा जताई। वे उसी साल लंदन में महात्मा गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करती हैं और गांधी जी से उनके जहाज पर न मिल पाने के कारण सरोजिनी उनका ठिकाना ढूंढते हुए लंदन में कॉन्सिंगटन पहुंच गईं। अंततः जब उन्हें गांधी जी का पता मिल गया तो वहां के दृश्य का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया। खुले दरवाजे में जेल में कैदियों को मिलने वाला काला कंबल जमीन पर बिछाकर एक छोटा सा गंजा आदमी बैठा हुआ है तथा जेल में मिलने वाली लकड़ी के बर्तन से निकालकर लंगर में बना हुआ खाना खा रहा है और उनके इर्द गिर्द सूखी मूंगफलियों तथा घटिया आटे के बने बेस्वाद बिस्कुटों के टूटे पिचके कनस्तर रखे हैं। भारत के लोगों की जुबान पर रहने वाले ऐसे मशहूर नेता की ऐसी हास्यास्पद तथा अप्रत्याशित दशा देखकर सरोजिनी नायडू कहती हैं कि मैं अनजाने में ही जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और मुझे देखकर स्वयं मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम जरूर श्रीमती नायडू हो, ऐसी बेतकल्लुफ़ी की हिम्मत और कौन कर सकता है। तो वह एक बड़ी एवं दीर्घकालिक दोस्ती की शुरुआत हुई और 1917 में नायडू ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए मांटुगी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया। 1918 में कांग्रेस के बम्बई में संपन्न हुए विशेष अधिवेशन में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित करने में भी सक्रिय रही। 1919 में ही वह महिलाओं के सत्याग्रह की प्रचारक बनी। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बम्बई आगमन के विरोध में वो भड़के दंगे के दौरान वे दंगाग्रस्त क्षेत्रों में गईं तथा हिंदू मुसलमानों की एकता बनाए रखने को पर उन्होंने जोर दिया। इसी प्रकार वे मोपला भी गई, जहां उन्होंने सरकार की कार्रवाई से भड़के विद्रोह से उपजी तनावपूर्ण स्थिति को शांत ही नहीं किया बल्कि सरकारी कदम की भत्सना भी की। तो ये सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ बातें थी। 1917 में कलकत्ता कांग्रेस में स्त्री एक्टिविज्म के विषय में अपने सारगर्भित संबोधन में सरोजिनी नायडू ने जिस वक्तव्य को दिया, उस वक्तव्य को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि मैं मात्र एक महिला हूँ। मुझे आप सबसे कहना चाहिए कि जब आपका दिन शुरू हो या कि अंधेरे में पथ प्रदर्शन के लिए प्रकाश पुंजों की आवश्यकता पड़े और निष्ठा की राह में आपकी मृत्यु होने पर आपके मानक ध्वजवाहकों की आवश्यकता पड़े, उस समय भारत का अस्तित्व आपके ध्वजवाहकों एवं शक्ति संबल के रूप में आपके साथ होगा। और यदि आप पर मर भी जाती हैं तो याद रखिए चित्तौड़ की पद्मिनी की भावना के सदृश भारत के पुरुषों के दिलों में आपका सम्मानीय स्थान रहेगा। ये उनका कलकत्ता कांग्रेस में दिया गया एक अभिभाषण था और जहां उन्होंने स्त्रियों की प्रासंगिकता को लेकर बातें की और कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की भी भूमिका अपरिहार्य है और
स्त्रियों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो ये सरोजिनी नायडू के बारे में जानकारी आपके सामने रखी। अगला क्वेश्चन है, नील कमल की रानी किस महिला को कहा जाता था? और विकल्प हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, मालती पटवर्धन, अम्मू स्वामीनाथन। इसका विकल्प अ है कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो 1903 में पैदा हुई, 1990 में जिनकी मृत्यु हुई। और कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 1903 में हुआ था और वे बचपन में ही विधवा हो गई थी। उनका दूसरा विवाह सरोजिनी नायडू के भाई हरीशचंद्र चट्टोपाध्याय के साथ हुआ। कमला देवी ने कांग्रेस की सदस्यता के रूप में 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और वे पहली महिला थी जो 1926 में अपने गृह राज्य मंगलूर से चुनाव में खड़ी हुई और अपने पुरुष प्रतिद्वंदी से बहुत कम वोटों के अंतर से हार गई। उनका प्रतिद्वंदी उस क्षेत्र की कई वर्षों से सेवा कर रहा था। कमला देवी बहुत खूबसूरत महिला थी, विचारवान तथा रोमांटिक भारतीय युवक जिन्होंने उनके चुनाव अभियान में सहयोग दिया उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे कमला देवी से किस हद तक प्यार करते थे इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युवक उन्हें नील कमल की रानी कहा करते थे। 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्यों में से वे एक थी। सम्मेलन की सक्रिय सचिव के रूप में उन्होंने संपूर्ण भारत में सम्मेलन की शाखाएं स्थापित की। सन 1929 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्यता के रूप में संपन्न विमेंस लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम की बैठक में भाग लिया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1930 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से त्यागपत्र दे दिया तथा बम्बई शहर के आसपास के क्षेत्रों में नमक के खेतों पर छापा मारने की योजना बनाने में वे जुट गई। इस तरह हम देखते हैं कि कमला देवी चट्टोपाध्याय का भी भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक बेहतरीन अध्याय उनका है। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई? ऑप्शन है 1924 ईस्वी, ब है 1925, सौ है 1929, दो है 1920। तो इसका सही आंसर है 1925 ईस्वी। स्त्री धर्म नामक पत्रिका की संपादक कौन थी? मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्त्री धर्म नाम की पत्रिका की संपादक मार्गरेट कुजिन्स रही। राष्ट्रीय भारतीय महिला फेडरेशन की स्थापना का श्रेय किस महिला को जाता है? विकल्प है अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, मार्गरेट कुजिन्स, सरला देवी घोषाल। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अरुणा आसिफ अली राष्ट्रीय भारतीय महिला फेडरेशन की अध्यक्षा रही। नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो विकल्प है अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो आंसर इसका सही है सरोजिनी नायडू। रानी गुड़ियालू का संबंध किससे था? और ऑप्शन है नागालैंड की उत्तरी कछार पहाड़ी से, सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो पहला वाला विकल्प यानी नागालैंड की उत्तरी कछार पहाड़ी इसका बिल्कुल सही आंसर है और वहीं से ये रानी गुड़ियालू ने अपना संघर्ष जारी रखा। ओम स्वाहा नामक नाटक किस सामाजिक कुरीति पर आधारित था? विकल्प है शराब विरोधी आंदोलन, दूसरा है बलात्कार, पर्यावरण से संबंधित, दहेज विरोधी आंदोलन। तो इसका सही जो आंसर है वो दहेज विरोधी आंदोलन है। साहबानो केस का संबंध है मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक का मुद्दा, तलाकशुदा महिला से, उक्त सभी से। तो इसका आंसर है उक्त सभी से। साहबानो केस बहुत ही चर्चित केस रहा है और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड रहा है। फिर 3 तलाक से भी इसका संबंध जोड़ता है और तलाकशुदा महिला से भी इसका संबंध जोड़ता है। और हम जानना चाहेंगे कि साहबानो केस काफ़ी लंबे समय तक वो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रहा और बाद में साहबानों के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहुत सारे जो एक्ट थे वो सामने आए, लेकिन साहबानों ने हिम्मत नहीं हारी और ये केस इतिहास में साहबानो केस के नाम से जाना गया। जिस रानू गुड़ियालू के बारे में हम चर्चा करने वाले थे, नागालैंड की जो उत्तरी कछार पहाड़ियों में रहने वाली जो रानू गिडालू एक महिला नागरिक अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता के कारण मशहूर हुई।
और कहा जाता है लोग प्यार से उसे रानी कहते थे। रानी गिडालू मात्र 13 वर्ष की आयु में ही स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ी। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए रानी को उसके चचेरे भाई जाडोनांग ने प्रेरित किया। जाडोनांग सन 1925 में मणिपुर जिले के ग्रामीणों को सत्याग्रह में शामिल होने के लिए संगठित कर रहा था। अंग्रेजों ने 1931 में जाडोनांग को गिरफ्तार कर लिया और सरसरी तौर पर उस पर मुकदमा चलाकर उसे फांसी पर लटका दिया। जाडोनांग के मृत्युदंड के पश्चात आंदोलन की बागडोर रानी गुडालू ने संभाली और उसका मुख्यालय मणिपुर से बदलकर उत्तरी कछार पहाड़ियों में ले आई। उस क्षेत्र में जैलियांगरोंग नामक आदिवासियों का बाहुल्य था। सन 1931-32 में गिडालू ने वहां नो टैक्स कर का भुगतान नहीं अभियान छेड़ा और कर का भुगतान बंद करने वाले गांवों पर अंग्रेजों ने सामूहिक जुर्माना लगा दिया तथा लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी सारे हथियारों को जब्त कर दिया। अंग्रेजों की इस हरकत से आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया तथा अनिवार्य ढुलाई लेवी का भुगतान बंद करने के साथ साथ बेगार भी बंद कर दी गई। अंग्रेजों ने गिडालू की गिरफ्तारी के लिए अनेक हथकंडे अपनाए, जिनमें से एक था जैलियांगरोंग जिले में रहने वाले आदिवासियों के विवाह का झूठा प्रस्ताव। गिडालू अपने दल के साथ बराक नदी के सीमांत जंगलों में गई। गिडालू को गिरफ्तार करके जेल भेजने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने उसकी खोज के अनेक असफल प्रयास किए। जैसा कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन में शामिल अनेक आदिवासी आंदोलनकारियों के साथ अक्सर होता था, उनके ऊपर कांग्रेस नेताओं द्वारा निर्धारित पाबंदियां लागू नहीं थी, इसलिए उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया। मिसाल के तौर पर कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने तो गिडालू का अक्सर जिक्र किया, परंतु राष्ट्रवादियों और गांधीवादियों ने उसकी चर्चा तक नहीं की। यह भारतीय इतिहास का एक अजीबोगरीब एक मिजाज दिखाई पड़ता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे उन्हें बहुत महत्व दिया गया और जो लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दूर रहे वो लोग इतिहास के पन्नों में अपनी जगह नहीं बना पाए। सती होने की अंतिम घटना किस वर्ष हुई? अगर हम आधुनिक समय में देखें तो 1987 में राजस्थान से एक मामला आया था जहां एक महिला के सती होने की घटना सामने आई थी। चिपको आंदोलन की नायिका थी। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में रेखांकित किया जाता है, चिन्हित किया गया है और चमोली जिले के अंदर एक भोटिया बसासत के अंदर एक स्पोर्ट्स कंपनी द्वारा वृक्षों को काटने से रोकने के लिए वहाँ की महिलाएं वृक्ष से पेड़ों से चिपक गई थी और उन्होंने ठेकेदारों से कहा कि इन वृक्षों को काटने से पहले आपको जो कुल्हाड़ी है वो हम पर मारनी पड़ेगी। और ये आंदोलन काफ़ी रैणी और लाता नाम के वो दो गांव थे, उन गांवों से जुड़ी एक गौरा देवी थी। बाद में दसोली स्वराज्य मंडल संघ के जो उस समय अध्यक्ष थे चंडी प्रसाद भट्ट भी, उनका नाम भी इस आंदोलन से जुड़ा। लेकिन इस चिपको आंदोलन की यदि आप सरसरी तौर पर इस पर नज़र डालें तो इसके महानायकों में कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और गौरा देवी का नाम आप ले सकते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को ज़मीन से उठाने में सफलता पाई और बहुत जल्दी ये जो चिपको आंदोलन था पूरे उत्तराखंड के अंदर ये प्रसिद्ध हुआ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं विकल्प बहन कुमारी मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, निर्मला सीतारमण। बहन कुमारी मायावती इसका सही जवाब है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो ये सभी लोग अवगत हैं कि ममता बनर्जी वहाँ की तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख भी रही हैं और इस वर्तमान में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री भी हैं। भारत में वित्त मंत्री हैं, तो वित्त मंत्री इस समय निर्मला सीतारमण हैं और जो राज्य मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं? तो इसका सही जवाब है विकल्प ब, 54% महिलाएं साक्षर मानी गई। 2001 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या था? तो यह अनुपात 933 था, तो विकल्प ब इसका सही जवाब है। द रॉन्ग्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड की लेखक का नाम क्या था? तो लेखक का नाम था एम्बी फुलर और एम्बी फुलर ने एक बेहतरीन किताब लिखी थी। और प्रश्न 33वां, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किस महिला ने की? तो ये मेधा पाटकर है और नर्मदा बचाओ आंदोलन में आदिवासियों के विस्थापन को लेकर मेधा पाटकर ने लंबा संघर्ष किया और अभी भी वो संघर्षरत हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेघा पाटकर, तो मेघा पाटकर का इससे सीधा संबंध है।
17वीं लोकसभा महिला सांसदों की संख्या तो ये 78 के आसपास है। विकल्प ब बिल्कुल सही आंसर है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई प्रतिभा पाटिल। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये जेनरिक के अंतर्गत BA 6 सेमेस्टर में है, वुमन इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो छात्र BA 6 सेमेस्टर के HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पंजीकृत हैं वो लोग इस प्रश्न पत्र को ज़रूर देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें इसका लाभ मिलेगा।